नमस्ते दोस्तों। तो आज हम नई क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास वही है, लेकिन हम समीकरण पढ़ रहे थे, याद हो तो समीकरण का ही तीसरा पार्ट है ये। लेकिन उसका ये पार्ट नहीं है, लेकिन समीकरण सीखने के लिए उसके अंदर जो जो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जो जो चीज़ें काम में आती है, वो चीज़ें हम सीख रहे हैं। उसमें भिन्न संख्याओं को जोड़ना घटाना सीख लिया था ना हमने। तो अब हम भिन्न संख्या को गुणा भाग कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो बिना बात किए शुरू कर देते हैं हम। देखो, जैसे कि ये संख्या है, ठीक है। इस संख्या में देखो किसका निशान है? भिन्न संख्याओं के बीच में गुणे का निशान है। जब भी भिन्न संख्याओं के बीच में गुणे का निशान होता है तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे संख्याओं को काट सकते हैं। लेकिन अगर प्लस और माइनस का होता है तो एलसीएम वगैरह लेकर, जो हमने पहली क्लास में सीखा है कि इसके पहले वाली क्लास में, कि उसका नीचे वाली जो हर होता है उन हरों का कॉमन लेकर एलसीएम निकालो, कॉमन लेकर उसको हल करते विदित करा, ठीक है। लेकिन यहाँ गुणे का निशान है, और गुणे का निशान जब भी होता है तब हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे वाली संख्या को काट सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज, इस गुणे के निशान से हम ये कर सकते हैं कि नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या नहीं कट रही है तो दूसरी भी संख्या जो भिन्न संख्या उसमें भी कोई भी ऊपर वाली संख्या अगर उससे कट रही है तो आप काट सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली काट सकते हैं। अब इस 3 से यदि कोई 6 कट रहा है, ये 4 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, लेकिन ये 6 कट रहा है, काट सकते हो। यदि इस 3 से 6 को काटना चाहते हो, काट सकते हो। चाहे 10 संख्या क्यों ना हो, भिन्न संख्याएं, लेकिन सबके बीच में यदि गुणे का निशान है तो आप संख्या को ऊपर नीचे कहीं भी काट सकते हो। तो सीधा हम काट देते, जैसे कि 3 तो ये काट देते, 3 6, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, क्या बच गया? 6। और यहाँ क्या बचा? कुछ भी नहीं, 6 ही बचा। तो ये 6 क्या है इसका आंसर। ऊपर सब जगह क्या बचा? 4 से 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये एक आया था, यहाँ पर एक आया था, यहाँ पर एक आया था, ठीक है। एक आ गया मतलब खत्म बात। लेकिन जो संख्या रह गई वहां पर गुणा, अब गुणा कैसे करते हैं? अब ये 6 आंसर कैसे आया? देखो, एक तो तरीका ये है काटने का, दूसरा तरीका इसी संख्या को मैं फिर से लिखता हूँ, 4/3 इंटू 6/2 इंटू 6/4। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको गुणा ही करना है और लास्ट में आप उसको काटोगे या भाग करना है तो क्या करना है, गुणा करो। 6 6 36, 36 जो गुणा कर लेते हैं, एक 144 लिख दिया हमने। गुणे का निशान जब भी रहता है, अगर आप काटना नहीं चाहते तो क्या कर सकते हो, आमने सामने वाली संख्या है उनको गुणा कर सकते हो। जैसे कि 4 का गुणा 6 में कर दिया, 6 का गुणा फिर उसमें कर दिया, तो ये आ गया 144, ठीक है। अब क्या है, 3 दूनी 6, 6 चौ 24, बटे वाली संख्या होगा गुणा किया 24 आ गया। अब इसको काटो, 2 से काटना हो तो 2 से काटो, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट 12 से ही काट रहा हूँ, ठीक है, कट जाएगा। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 2 बचे 24 हो गया, 12 दूनी 24, फिर 12/2, 12 दोनों सम संख्या कर सकता है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, क्या है 6। बटे में 1 नहीं लिखना है, मैंने पहले समझाया है कि बटे में संख्या यदि 1 होती है तो उसको नहीं लिखोगे तो चलेगा, ऊपर 1 होकर हो तो लिखना है। 6 आंसर आया, आ गया समझ में। तो भिन्न संख्याओं का गुणा भाग इस तरह से करते हैं, और जोड़ बाकी कैसे करते हैं भिन्न संख्याओं का, तो इसके पहले वाली क्लास उसमें आप देख सकते हैं, समीकरण पार्ट 2, ठीक है। तो अभी इसको मिटाता हूं मैं। अभी एक और चीज देखते हैं हम, वज्र गुणा। ध्यान से देख लेना। देखो दोस्तों, वज्र गुणा का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब उसके बीच में कोई और निशान हो। जोड़ और बाकी का निशान होता है तो हम देखा हमने क्या करना है, गुणे का निशान होता है तो क्या करना है हमको पता है, भाग भी उसी में ही करना है। लेकिन एक और निशान जो कि बराबर का निशान, यदि दो भिन्न संख्याओं के बीच में बराबर का निशान आ जाए इस तरह से,
तब हमें क्या करना है, वज्र गुणा। वज्र गुणा कैसे करते हैं, इस संख्या से इसका गुणा, इस संख्या से इसका गुणा, इस तरह से क्रॉस में गुणा कर दो। 6 चौ 24, 3 दूनी 6, समझ में, इस तरह से करना है। यही वज्र गुणा और कुछ नहीं। तो जब भी कभी बराबर का निशान मिल जाए, चाहे इनके साथ x हो, चाहे y हो, चाहे कोई भी संख्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कभी भूलना मत। ऐसी स्थिति बन जाए तो ये तो हो गया वज्र गुणा। अब एक लास्ट चीज सीख लो, पक्षांतरण। ठीक है, यही समीकरण में काम आने वाला है। देखो, पक्षांतरण करने के लिए पहले मैं एक समीकरण की संख्या लिखता हूँ। 5x + 3 बराबर 2x + 9। ठीक है, अब ये देखो, ये समीकरण की एक संख्या है। ठीक है, एक चर वाला समीकरण है, वही सीख रहे हैं आप। अब इसमें देखो 5x + 3, इस 5x में क्या 3 जुड़ता है? नहीं जुड़ता है। क्या इस 2x में 9 जुड़ता है? नहीं जुड़ता है। तो इसको सॉल्व कैसे करना रहा? तब इसको सॉल्व करने के लिए हमको पक्षांतरण यूज करना पड़ेगा। पक्षांतरण की विधि उपयोग में लानी पड़ेगी। पक्षांतरण से क्या होता है कि यदि ऐसा समझ लो कि जैसे कि दो घर हैं, ठीक है, तो इस घर का कोई सदस्य उस घर में चला गया, उस घर का कोई सदस्य इस घर में चला गया, तो क्या करते हैं, अदला बदली, कि भाई तू मेरा सदस्य मेरे पास भेज, मैं तेरा सदस्य भेजता हूँ, है ना। यहाँ पर भी क्या करना है, ऐसे ही। अभी 5x है, अभी x वाली संख्या कहाँ है, इधर है, इस घर में, और जो संख्या है वो कहाँ है, इधर है एक, और x वाली संख्या इधर है, दोनों अदला बदली है। ये जोड़ कब सकते हैं, ये जोड़ या घटाए कब जा सकते हैं, जब ऐसी संख्याएं आसपास हो। अब ये तो 5x के साथ 3 है, तो नहीं जोड़ सकता ना, तो पक्षांतरण करना पड़ेगा। पक्षांतरण में क्या करते हैं, इस 5x के साथ इस 2x को ले आओ, या तो आप 5x यहाँ ले आओ या 2x को यहाँ ले आओ, कुछ भी करोगे। अगर आपको चिन्ह का ज्ञान बराबर है तो सही करोगे, ठीक है। वरना क्या करना है आपको, जो बड़ी संख्या है उसके पास छोटी संख्या लेकर आओ, सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब पक्षांतरण में होता क्या है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी संख्या वहां ले गए, ठीक है। अब देखो शर्त होती है उसके अंदर भी कुछ, तो 5x तो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। इस 2x को मेरे को उठा के यहाँ लाना है। अब ये 2x से प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है, चिन्ह कोई नहीं, इसका मतलब प्लस। तो प्लस का है तो वो इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का, जस्ट उसका ऑपोजिट चिन्ह। ये आया यहाँ पर, तो 2x से माइनस का हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पर क्या बच गया, 2x तो यहाँ आ गया, क्या बच गया, 9 बच गया ना। अब क्या करना है, अब यहाँ पर 3 था, वो यहाँ तो चला गया, 3 यहाँ से वापस यहाँ पर आएगा, ये 3 आएगा इधर, तो ये प्लस का 3 है, तो इसका बन जाएगा माइनस का 3। सॉल्व करो, 5x में 2 मिल दो 3x, 9 में से 3 गए तो 6, ठीक है। अब ये सॉल्व तो हुआ ही नहीं, सिर्फ x का मान आना चाहिए यहाँ पर, ये तो 3x का मान आ रहा है, 3x साथ में नहीं, अभी तो ये 3 भी नहीं होना चाहिए x के साथ, तभी इसका आंसर पूरा आएगा। तो हमको क्या करना है, देखो 3x, 3 और x के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। अब गुणा होगा तो क्या करना है, ये 3 x के साथ गुणा कर रहा है, यहाँ जाकर क्या बन जाएगा, भाग में, तो x बराबर 6/3, 3 × 3 × 6। समझ में आ रहा है ना इतना तो आपको। जब जोड़ का निशान हो यानी प्लस का निशान हो, तो जब वो पक्षांतरण करेगा दूसरे पक्ष में जाएगा, एक दाया भाग होता है समीकरण में, एक बायां भाग होता है। दाया भाग वाली संख्या जब बायां भाग में जाती है, संख्या नहीं बदलती है, उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस का होगा तो गुणे, प्लस का होगा तो माइनस में, माइनस का होगा तो प्लस में, गुणे का होगा तो भाग में, और भाग का होगा तो गुणे में बदल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आंसर आ गया, तो सोल्व हो गया। ये इस तरह से सोल्व करना, बस पक्षांतर करना आपको आना चाहिए। शर्त क्या होनी चाहिए, चिन्ह हमेशा उसका ऑपोजिट हो जाएगा, चिन्ह हमेशा उसका उल्टा हो जाएगा, बदल जाएगा। अब इसमें एक और चीज पक्षांतरण के अंदर ध्यान रखना है, जैसे कि x² बराबर 4, आंसर कुछ इस तरह का आ गया, जैसे कि यहाँ x बराबर 2 आया, तो क्लियर है आंसर, सिर्फ x बचा, यहाँ पर सिर्फ x नहीं बचा, x की घात 2 है। अब क्या करना है, देखो तो x² जब भी रहेगा, तब जब उसकी घात का पक्षांतरण करेंगे, ये 2 की घात का, तो वो घात जब उस तरफ जाएगी तो क्या करेगी, ऋण बदल जाएगी, ऋण में बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि इस 4 के ऊपर इस तरह से ऋण बन जाएगा। तब आपको क्या करना है, अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा या घनमूल। तो देखो
जब घात 2 उस तरफ पक्षांतरण करेगी तो वर्गमूल, और अगर घात 3 होती तो घनमूल। ठीक है, तो x बराबर √4, इसका मतलब 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 किसका वर्ग है? 2 का। 2 की घात 2 करते क्या आता? 4 आता ना, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो ये पक्षांतरण था। यही सारी विधि हैं जो समीकरण में काम आएगी। ठीक है, तो अगर आपने ये सब सीख लिया तो समीकरण आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब अगला पार्ट हम कोई दूसरी चीज़ सीखने वाले नहीं है, अगले पार्ट में डायरेक्ट हम समीकरण शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, और अगर वीडियो सही लगी हो आपको तो आप शेयर कीजिए।